हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल है लर्न विद मुस्कान एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद मुस्कान। तो ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को एंड यूट्यूब चैनल को फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोज़। My name is Muskan Sahu. I have qualified JRF in 2020 with 99.73 percentile in commerce. तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ एंड कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज़ हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर ही नहीं क्लिस्टर क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे थ्योरीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ से हमारी थ्योरीज़ स्टार्ट हुई। पहले जो हमारी थ्योरी थी वो थी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जिसमें 3 थ्योरीज़ हैं, 3 अप्रोचेज़ हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, जो आपको पता ही होगा किसने दिया था, FW टेलर ने दिया था। वेबर का ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्यूल का। फिर आई न्यू क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल में थोड़े चेंजेस करके आए न्यू क्लासिकल थ्योरी। फिर उसके बाद आई मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में आई सिस्टम थ्योरी, सोशियो टेक्निकल थ्योरी एंड कंटिजेंसी एंड सिचुएशनल थ्योरी। देखिए, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी, इसमें जो FW टेलर थे उन्होंने बोला कि किसी काम को करने का सिर्फ एक ही वे होगा, वन बेस्ट वे फॉर डूइंग एनीथिंग। तो ये इम्पॉसिबल है कि एक ही तरीके से हम सारे कामों को करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक्सेप्शन हम बोल सकते हैं कंटिजेंसी या सिचुएशनल थ्योरी में आया। इन्होंने बोला कि किसी भी काम को करने का वन वे नहीं होता, जैसा सिचुएशन होगा वैसे वे बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक थ्योरी का जो एक्सेप्शन था वो था हमारा कंटिजेंसी एंड सिचुएशनल अप्रोच। तो ये थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ से थ्योरी हमारी मैनेजमेंट की थ्योरीज स्टार्ट हुई। अब आइए ये देखते हैं। देखिए, FW टेलर की थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी भी दी थी, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम भी दिया था इन्होंने। हेनरी फ्यूल जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी, इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था। साथ में इन्होंने ये कुछ एक्टिविटीज़ बताई थी मैनेजमेंट की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्होंने ये मैनेजमेंट के फंक्शंस दिए थे। फिर आता है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने दिया था ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, जिसका जो एजम्पशन था हम बोल सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का एजम्पशन क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर, फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड मैनेजमेंट बाय रूल्स, मैनेजमेंट रूल से चलनी चाहिए। एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। फिर एल्टन मायो आए। एल्टन मायो मॉडर्न थ्योरी में आए थे, जिसमें उन्होंने बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट लेके आए थे। साइकोलॉजिकल स्टिमुलस, बेटर वर्क इन्वायरमेंट। इन्होंने ज़्यादातर फोकस इनका एल्टन मायो का ज़्यादा फोकस किस पे था, ह्यूमन पे, बिहेवियर पे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस पे इनका फोकस था। जबकि मैक्स वेबर का मेन फोकस किस पे था, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस पे। एक फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ये मैक्स वेबर का कहना था। हेनरी फ्यूल का फोकस था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे, और जो FW टेलर थे उनका फोकस था साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी थी FW टेलर की, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं थी, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी हेनरी फ्यूल की, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल थी। फिर उसके बाद देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी, टेलर ने दी थी। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी वेबर की थी। फ्यूल की थी मैनेजमेंट फंक्शन, गुलिक की एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजमेंट, फॉलेट की पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, मायो की हॉथॉर्न इफेक्ट और इसको हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। मैकग्रेगर की XY थ्योरी थी, नेग्रेस की एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। आगे मैं और थ्योरीज और उनके थ्योरिस्ट बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वन थिंग मैं और बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम को लेके
बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। जो डेट आई है उसके हिसाब से प्रिपरेशन करिए। अगर पोस्टपोन हुई तो अच्छी बात है, आपको टाइम मिल जाएगा दोबारा से रिवीजन करने का। लेकिन अगर पोस्टपोन नहीं हुई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो खुद को प्रिपेयर रखिए पहले से, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर क्लासिकल थ्योरी। अभी हम पीछे बताए थे क्लासिकल थ्योरी कौन कौन सी थी, SAB, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक। तो देखिए किस ऑप्शन में है। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक चीज़ और, वीडियो पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश करिए, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। देखिए इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी है। तो बी से आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि बी से ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ही है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो ये याद रखिएगा क्लासिकल में कौन से हैं और मॉडर्न में कौन सी थ्योरी है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल हैं जो FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दी थी, उनके कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए थे उन्होंने। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं आइए देखते हैं। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एक्शन, ठीक है ये तो है। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ऑफ रूल थम, ठीक है ये भी है। साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, ये भी है। एब्सोल्यूट कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, ये भी प्रिंसिपल है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, फंक्शनल फोरमैनशिप, ये भी दिया था हेनरी फ्यूल ने, FW टेलर ने। यूनिटी ऑफ कमांड इनका नहीं था, यूनिटी ऑफ कमांड किसका है, हेनरी फ्यूल का है। फिर हेनरी फ्यूल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे उसमें से एक है यूनिटी ऑफ कमांड, और उसमें से एक ये भी है हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल में ही है, ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये किस में है, ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल में है। और फिर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम अभी पीछे बताया हमने, किसने दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में FW टेलर ने दिया है। तो आइए देखते हैं जिसमें G ऑप्शन और B ऑप्शन नहीं है वही हमारा करेक्ट होगा। ऑल ऑफ द अबव तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, B नहीं होना चाहिए, यहाँ पर B है तो ये भी एलिमिनेट कर दीजिए। B और G, देखिए यहाँ पर G आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड लगा के आपको आंसर को टिक करना है। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल इवोल्यूशन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और एक चीज़ और, एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत होता है, तो कोशिश करिए चीज़ों को, थ्योरीज़ को अच्छे से क्लियर करने का। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बेसिक्स क्लियर होंगे, तो कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, डिटरमाइनिंग टाइम स्टैंडर्ड, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप किसका एक्सेप्शन है, अभी आगे है ये क्वेश्चन, आगे देखेंगे। डिफरेंशियल पीस रेट ऑफ वेजेस सिस्टम, कि जो इन्होंने बोला कि टाइम के अकॉर्डिंग सबको पेमेंट नहीं देना होता है। सबको पेमेंट अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग दें तो एक बंदा है जो 10 घंटे काम कर रहा है, दूसरा बंदा है वो भी 10 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम आवर के हिसाब से पेमेंट देंगे तो दोनों को सपोज अगर हम 1000 देते हैं 10 आवर का, तो इसको भी 1000 मिलेगा। क्या पता जो इसने प्रोड्यूस किया हो वो 5 यूनिट हो और जो इसने प्रोड्यूस किया हो वो 10 यूनिट हो। तो इसके ज़्यादा काम करने का इससे कोई फ़ायदा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाई, और ये कम काम करके भी खुश होगा क्योंकि उसको इसके बराबर पेमेंट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होना चाहिए, जो जितना पीस बनाए उसको उतना ही पेमेंट मिलना चाहिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोरमैन गारंटीज टाइमली वर्क कंप्लीटेड फ्रॉम द फैक्ट्री एम्प्लॉयज़। कौन सा ऐसा फोरमैन है जो ये देखता है कि जो हमारा काम है, जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो टाइम से प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं उसमें डिले हो रहा है।
तो ये काम कौन देखता है, ये फोरमैन, ये कौन सा फोरमैन काम देखता है, तो ये काम होता है स्पीड बॉस का। वैसे तो नेम से लग रहा होगा आपको टाइम होगा, लेकिन नहीं, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या होता है, जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होते हैं उनका काम होता है शेड्यूल्स बनाना, कि कितने टाइम में हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए। इस आउटपुट को बनाने के लिए 10 दिन लगेंगे, इन्होंने शेड्यूल पास कर दिया। अभी स्पीड बॉस का काम है ये देखना कि जो हमारा काम है वो 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं डिले हो रहा है, अगर डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये काम किसका है देखने का, स्पीड बॉस का। अब देखिए यहाँ भी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, यहाँ पे बॉस है, यहाँ स्पीड क्लर्क है, यहाँ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट बॉस है, तो ये भी आपको परेशान कर सकता है क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे से देखिएगा। फंक्शनल फोरमैनशिप्स देखिए, इसमें प्लानिंग इंचार्ज है, इनका काम है प्लानिंग देखना और इनका काम है प्रोडक्शन देखना। तो देखिए इसमें क्या है, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनरियन, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर। अब देखिए इसका निमोनिक बना सकते हैं, इसका निमोनिक बन सकता है आरटीआई शॉप, आर से रूट, इंस्ट्रक्शन रूट, टाइम, टी से टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, आई से क्या हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, शॉप से शॉप डिसिप्लिनरियन। फिर यहाँ देखिए इसका गैंग स्पीड में रिपेयर करने गई, गैंग स्पीड में रिपेयर करने गई, क्यों, क्योंकि इंस्पेक्टर आ रहा था चेकिंग करने। गैंग स्पीड में रिपेयर करने गई क्योंकि इंस्पेक्टर आ रहा था चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए, प्रोडक्शन चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए, प्रोडक्शन। तो ऐसे याद रहेगा, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, शॉप फ्लोर के लिए, और प्लानिंग इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो इसका निमोनिक क्या हो गया, आरटीआई शॉप, इसका निमोनिक क्या हो गया, गैंग स्पीड में गई रिपेयर करने, क्यों, क्योंकि इंस्पेक्टर आ रहा था प्रोडक्शन देखने के लिए। ठीक है, देखिए रूट क्लर्क किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो स्पेसिफाई करते हैं रूट को कि किस रूट के थ्रू प्रोडक्शन होना है, क्या रास्ता होगा, किस रास्ते के थ्रू हमें प्रोडक्शन करना है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस देना, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर्स। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम होता है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट, कि कितनी टाइम लगेगी और कितना कॉस्ट लगेगा पर्टिकुलर प्रोडक्शन पे। डिसिप्लिनरियर का काम क्या होता है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स, कि वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन बने रहे, ऐसा ना हो कि काम करते करते मार पिटाई होने लगे। फिर देखिए स्पीड बॉस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, कि जो वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, सही स्पीड में चल रहा है कि नहीं। गैंग बॉस, गैंग का काम क्या होता है, गैंग बनाना मतलब जो भी मटेरियल है, जो भी मशीन है, जो भी टूल्स हैं, उनको अरेंज करना प्रोडक्शन के लिए, वर्कर्स के लिए, ये काम होता है गैंग बॉस का। रिपेयर बॉस का काम नाम से ही पता चल रहा है, जो भी मशीन्स हैं, टूल्स हैं, उन्हें देखना, वो उनके वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, उनकी कंडीशन अच्छी है ना। इंस्पेक्टर का काम, ये देखिए छुप गया, इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, इंस्पेक्ट करना। ठीक है, चीज़ों को इंस्पेक्ट करना है कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। ये पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ मुस्कान पे, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अभी मैंने शुरुआत की है तो थोड़ा सा इसीलिए ये फर्स्ट वीडियो है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मैं आपको वहीं पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल हैज़ डिवाइडेड द मैनेजरियल एक्टिविटीज़ इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। पीछे देखे थे हम, हेनरी फ्यूल ने मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को कितनी कैटेगरीज में बांटा है, 6 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में, 6।
आइए ये भी देख लेते हैं, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जिन 6 कैटेगरीज में हेनरी फ्यूल ने मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को बांटा है वो 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? टेक्निकल एक्टिविटीज़ हैं कि सेंसिटिव एक्टिविटीज़ हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ऑडिटिंग एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग, मोटिवेशनल, थॉट एक्टिविटीज़। वीडियो को पॉज करिए और खुद आंसर दीजिए। देखिए टेक्निकल एक्टिविटीज़ तो है, सेंसिटिव नहीं है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी हैं एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ भी हैं। तो अब देखिए ए, सी, डी एंड एफ, A, C, D and F, आंसर इज थर्ड ऑप्शन। देखिए ये एक्टिविटीज़ दिया है हेनरी फ्यूल ने, टेक्निकल एक्टिविटीज़, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज़। हेनरी फ्यूल का कहना है कि जो मैनेजर होता है वो ये 6 एक्टिविटीज़ को करता है। इसको लर्न करने का निमोनिक, फास्ट, CM, F से फाइनेंशियल, A से अकाउंटिंग, S से सिक्योरिटी, T से टेक्निकल, C से कॉमर्शियल एंड M से मैनेजरियल एक्टिविटीज़। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का 14 प्रिंसिपल, पहले वो देख लेते हैं फिर आंसर दीजिए। देखिए कौन कौन से 14 प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के। डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिविजन ऑफ वर्क मीन्स जो जिस काम के लायक हो उसको वो काम दे देना चाहिए उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, एक पर्सन पे वर्कलोड नहीं पड़ेगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, सब कुछ एक डिसिप्लिन में चलना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से कमांड मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही गोल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक गोल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका अलग गोल हो और जो एक एम्प्लॉय है उनका अलग गोल हो और जो हो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अलग हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सभी का सेम गोल होना चाहिए, सभी का एक ही मकसद होना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको जनरल इंटरेस्ट पे शिफ्ट करना चाहिए, मतलब कि एम्प्लॉयज़ का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उन सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल, जो जैसा काम करे उसको वैसा रेमुनरेशन देना चाहिए। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच भी बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पर हम डिसेंट्रलाइज कर दें और जहाँ ज़रूरत हो सेंट्रलाइज करने का वहाँ हम डिसेंट्रलाइज यूज़ कर रहे हैं। स्कॉलर चेन मतलब कि सब कुछ एक चेन में चलना चाहिए। जैसे अगर कोई इंफॉर्मेशन देना है तो वो एक चेन में हो, जैसे A है फिर B है फिर C है, तो ऐसे चले, एक चेन में चले, एक हायरार्की में चलना चाहिए, वो बोलता है स्कॉलर चेन। इक्विटी, सभी एम्प्लॉयज़ को बराबर देखना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब कि ऑर्डर मतलब जो चीज़ जहाँ होती है वहीं होनी चाहिए, डिसऑर्डर में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनिशिएटिव, अगर कोई एम्प्लॉय इनिशिएटिव लेकर आ रहा है तो उसको प्रमोट करना चाहिए, उसके इनिशिएटिव को यूज़ भी करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, एक जो पर्सनल की स्टेबिलिटी, पर्सनल का जो टेन्योर है वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज एक एम्प्लॉय आ रहा है 3 दिन बाद वो एम्प्लॉय चल जा रहा है, फिर एम्प्लॉय आ रहा है, फिर 1 वीक काम कर रहा है, फिर चल जा रहा है, फिर कोई आ रहा है, फिर चल जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो वो खुशी खुशी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे। इस पीरियड रिकॉर्ड और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको समझाना चाहिए कि हम सभी टीम हैं और एक टीम में मिलकर सबको काम करना चाहिए। तो अब आइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन 14 प्रिंसिपल। क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, डिसिप्लिन पढ़े हैं, गैंग प्लैंक नहीं, ये नहीं था, ऑर्डर था, स्कॉलर चेन था, इनिशिएटिव था, इक्वालिटी था, स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं था। तो जी और बी किस में नहीं है, यहाँ बी है, ये तो होगा नहीं, ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं होगा, यहाँ जी है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। अब देखिए 7, गैंग प्लैंक इज द एक्सेप्शन ऑफ।
गैंग प्लैंक किसका एक्सेप्शन है? आइए यहाँ देख लेते हैं। गैंग प्लैंक देखिए, स्कॉलर चेन मतलब क्या कि जो ये चलेगा, जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा वो हायरार्की में चलेगा, ऐसे अपवर्ड, फिर इधर आना है तो ऐसे डाउनवर्ड, एक हायरार्की चलेगा। लेकिन जो गैंग प्लैंक है वो गैंग प्लैंक क्या बोलता है, गैंग प्लैंक क्या बोलते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी, इमरजेंसी हो, तो हम इस हायरार्की को तोड़कर ऐसे भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा, इमरजेंसी में तो हमें तुरंत कांटेक्ट करना होगा, तो हम कहीं से भी कांटेक्ट कर सकें, इसे ही बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक किसका एक्सेप्शन हुआ? स्कॉलर चेन का एक्सेप्शन हुआ। क्या? गैंग प्लैंक, क्योंकि स्कॉलर चेन क्या बोलता है, सब कुछ एक हायरार्की में चलना चाहिए। गैंग प्लैंक उसका ऑपोजिट है। ये क्या बोलता है? If there is an emergency, then there can be direct communication through gangplank। ठीक है, अब इसका आंसर, अब आइए इसका आंसर दीजिए। गैंगप्लैंक इज द एक्सेप्शन ऑफ, गैंगप्लैंक किसका एक्सेप्शन है? स्कॉलर चेन का एक्सेप्शन है। फंक्शनल फोरमैनशिप किसका एक्सेप्शन है? फंक्शनल फोरमैनशिप कितने थे? 8 फोरमैन होते हैं ना, 4 आपके प्लानिंग में रहते हैं और 4 आपके प्रोडक्शन में रहते हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लें। इधर क्या था? आरटीआई शॉप, इधर क्या था? गैंग स्पीड में क्या करने गई? रिपेयर करने गई। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर आ रहा था प्रोडक्शन चेक करने। तो गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। यहाँ पे क्या था? रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनरियर। ठीक है, तो अब एक इसका एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट होगा इनके नीचे, उनको कितनों से कमांड मिलेगा? 8 फोरमैन से कमांड मिलेगा। कितने से? 8 से। जबकि यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर कमांड दे। तो ये किसका एक्सेप्शन हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सेप्शन हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग फोरमैन अरेंज मटेरियल, किस मशीन एंड टूल सो दैट दे आर रेडी फॉर वर्कर? किसका काम होता है? सबका गैंग बनाना, सबको अरेंज करना। किसका काम है ये काम है गैंग बॉस का। वीडियो को पॉज करके खुद से रीड करिए और खुद से आंसर देने की कोशिश करिए, फिर एक्सप्लेनेशन देखिएगा। 10 देखिए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी? ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का क्या प्रिंसिपल था? ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या बोलता है? सब कुछ एक फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मल वे में होना चाहिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई जगह नहीं होता है इसमें, इनफॉर्मल रिलेशनशिप की कोई जगह नहीं होती है, एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन वगैरह पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पे दिया जाता है? फॉर्मेलिटीज़ पे, जैसा कि हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। देखिए, वैसे तो आजकल कुछ भी बोलना सही नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चल रहा है। देखिए, अथॉरिटी हायरार्की, अथॉरिटी एक हायरार्की में चलती है। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, करियर ओरिएंटेशन, इम्पर्सनैलिटी, इम्पर्सनल होता है जो भी होता है, फॉर्मल सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस। तो ये ऑल ऑफ दी एबव होगा, सारे के सारे ही करेक्ट हैं, सारे के सारे प्रिंसिपल हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के। विच अप्रोच फोकस ऑन ग्रुप्स एंड ग्रुप बिहेवियर? किसका फोकस होता है? ग्रुप बिहेवियर पे। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच एंड एंथ्रोपोजेनिक अप्रोच। तो इसका आंसर क्या होगा? बिहेवियरल अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का फोकस होता है इंडिविजुअल के बिहेवियर पे। इंडिविजुअल के बिहेवियर पे किसका फोकस होता है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का। जबकि ग्रुप बिहेवियर पे किसका फोकस होता है? बिहेवियरल अप्रोच का। सिस्टम अप्रोच तो होगा ही नहीं, और एंथ्रोपोजेनिक अप्रोच ऐसा कोई अप्रोच होता ही नहीं है। विच इज़ ओनली बेस्ड ऑन हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में क्या बेस्ड है? कौन सी अप्रोच ऐसी है जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है? बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या एंथ्रोपोजेनिक? तो ये तो होगा ही नहीं। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पे क्या बेस्ड है? ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, और जो हमारा बिहेवियरल अप्रोच है वो बेस्ड होता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पे। देखिए यहाँ पे
इन दोनों का डिफरेंस है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड बिहेवियरल साइंस अप्रोच का। बिहेवियरल साइंस अप्रोच किस पे फोकस करता है, ग्रुप रिलेशंस पे, जबकि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किस पे फोकस करता है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप पे। इंडिविजुअल पे फोकस होता है, लेज एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल नीड्स एंड बिहेवियर, जबकि इनका फोकस किस पे होता है, ग्रुप बिहेवियर पे फोकस होता है। ये बेस्ड होते हैं हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पे, इसका स्कोप लिमिटेड होता है, नैरो स्कोप होता है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का स्कोप नैरो होता है, जबकि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का स्कोप वाइड होता है। ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ठीक है, अब देखिए 13 क्वेश्चन। द एबिलिटी और पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स एज, एबिलिटी और पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, अदर को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, अदर को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी, पोटेंशियल, उसको हम क्या बोलेंगे, अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो उसे हम क्या बोलेंगे, पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है और अथॉरिटी क्या होती है, ये हम पर देखेंगे आगे। तो किसी को इन्फ्लुएंस करना, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, पावर। लीगल एंड फॉर्मल राइट्स टू गिव ऑर्डर्स एंड कमांड एंड टेक डिसीजन इज नोन एज, जो हमें हमारे अथॉरिटी की हमारे पोजीशन की वजह से मिली है, लीगली हमको मिली है फॉर्मल राइट्स टू गिव ऑर्डर्स, कि हम सामने वाले को ऑर्डर दे सकें, कमांड दे सकें, डिसीजन ले सकें, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अथॉरिटी। पावर में हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, बस सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी हमारे पास, तो उसे हम पावर बोलेंगे। जबकि हमारे पास राइट है, हमारे पास अथॉरिटी है कि हम सामने वाले को कमांड दे सके, ऑर्डर दे सके और वो मानेगा उस चीज़ को, डिसीजन ले सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अथॉरिटी। द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिपोर्ट फॉर्मली टू हिज सुपीरियर अबाउट द वर्क, ऑब्लिगेशन है कि हमें अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करना है, काम से रिलेटेड, जो हमें काम मिला है उससे रिलेटेड हमें अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करना है, तो ये क्या कहलाएगा, अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, कि अगर हमें कोई काम मिला, अगर वो हमसे नहीं हुआ तो हम उसके लिए जवाबदेह होंगे, आंसरबिलिटी, हमें आंसर देना होगा कि अगर कोई काम नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, उसे क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिपोर्ट फॉर्मली टू हिज सुपीरियर अबाउट द वर्क, उसे क्या बोलेंगे, अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटी एज रिक्वायर्ड नोन एज, जो हमें ड्यूटी मिली है वो हमें परफॉर्म करना ही करना है, या ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमें कोई काम मिला है तो वो हमें परफॉर्म करना ही करना है, ये क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैंडलिंग ओवर एन अथॉरिटी फ्रॉम वन पर्सन ऑफ हाई लेवल टू द पर्सन ऑफ लो लेवल नोन एज, मतलब कि एक सुपीरियर है, उसकी जो अथॉरिटी है वो ट्रांसफ़र हो गई किस पे, उसके सबऑर्डिनेट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डेलीगेशन, सिंपल। देखिए यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन, डाउनवर्डिंग ऑफ अथॉरिटी, अपवर्डिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, ये दोनों ऐसा कोई चीज़ ही नहीं होता। रही बात डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइज वाइड होता है, ये हर लेवल पे होता है, इसमें डिसीज़न लेने का पावर दिया जाता है और ये हर लेवल पे होता है, एक बड़े लेवल पे होता है, तो हम उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अगर कोई अथॉरिटी डेलीगेट की जा रही है, वो भी बड़े लेवल पे, सारे लेवल पे, जितने भी लेवल हैं उसके नीचे जो लेवल है सबको दी जा रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। जबकि अगर एक सुपीरियर से दूसरे सबऑर्डिनेट को दे दिया गया तो वो डेलीगेशन है, सिंपल। अगर इसके पास बहुत सारा काम है, इसको ओवरलोड लग रहा है, इससे हो नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा, ये अपने नीचे वाले को देगा ना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सारा का सारा काम ये कर सके, सुपीरियर सारा काम नहीं कर सकता, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम ट्रांसफ़र कर देगा। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सुपीरियर ही होगा, सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास है, इसने सिर्फ अथॉरिटी दी है।
इसको उस काम को करने के लिए। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन वाइड होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में अगर कोई अथॉरिटी ट्रांसफ़र की जाती है तो वो सभी सबऑर्डिनेट्स को की जाती है, सिर्फ एक सबऑर्डिनेट को नहीं की जाएगी, सारे ही लेवल्स पे की जाएगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन का बड़ा होता है जबकि उसका छोटा सा पार्ट होता है डेलीगेशन। ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा है। देखिए डेलीगेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। मैनेजर से सबऑर्डिनेट को कुछ दे दिया गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी गई, कोई अथॉरिटी असाइन कर दी गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेलीगेशन। जबकि टॉप लेवल से सारे लेवल पे दिया गया अगर कोई अथॉरिटी तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। एन इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन cannot perform all the function of his own, thus delegation is essential, जबकि ये ऑप्शनल होता है, इट इज़ ऑप्शनल एंड डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अगर टॉप मैनेजमेंट चाहे तो वो खुद डिसीजन ले सकता है, लेकिन अगर ये चाहे कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी डिसीजन ले तो वो उनको डेलीगेट कर सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन कर सकता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, जो डिसीजन मेकिंग पावर होगा, जो डिसीजन लेने का पावर होगा, डिसीजन टेकिंग पावर, वो सेंट्रल में होगा, एक ही पर्सन के पास होगा जो टॉप पर है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो डिसीजन टेकिंग पावर है वो सारे लेवल को ही ट्रांसफ़र कर दी जाती है। 18 देखिए, डैश मीन्स दैट ईच सेक्शन हैज़ इट्स ओन वर्कर टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ विद इन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में जो हर सेक्शन है उसके अंडर जो वर्कर हैं वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। मीन्स दैट ईच सेक्शन हैज़ इट्स ओन वर्कर, सारे सेक्शन के पास उनके ओन वर्कर हैं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। ये डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स दैट each section has its own workers to perform activities within the department. Decentralization can be understood as the orderly assignment of authority throughout all the levels of management in an organization. It describes the way in which power to take decision is allocated among various level. देखिए बोला है ना यहाँ पे जो पावर है डिसीजन लेने का वो एलोकेट किया जाता है वेरियस लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। जो डिसीजन लेने का पावर है वो दिया जाता है वेरियस लेवल्स पे, ठीक है, सभी लेवल्स पे दिया जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ सुपीरियर से एक सबऑर्डिनेट को दे दिए तो इसे हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, नहीं। सेंट्रलाइजेशन मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिर्फ सेंटर में जो बैठा है टॉप मैनेजमेंट उसी के पास है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो डिसीजन लेने का पावर है वो सिर्फ सेंटर में बैठा है उसके पास नहीं है, जबकि सारे लेवल पे जो हेड हैं, जो सुपीरियर्स हैं, उन लोगों के हाथ में भी है डिसीजन टेकिंग पावर, वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जबकि डेलीगेशन मतलब क्या, डेलीगेशन मतलब कोई अगर वर्क है, कोई एक्टिविटीज़ हैं वो सुपीरियर को दी गई, उससे नहीं हो पा रही है तो वो अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर दिया। 19 है, स्पेसिफाई द मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज इज नोन एज। किस मैनर में पॉलिसी एग्जीक्यूट होगी, क्या सीक्वेंस होगा उसका, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसीजर। किस मैनर में, किस प्रोसेस में चलेगा चीज़, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसीजर। कंप्लीट इंस्टॉलमेंट ऑफ कंप्यूटर विद इन 3 months इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो कंप्लीट इंस्टॉलेशन होगा कंप्यूटर का वो 3 months में कंप्लीट होगा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है शेड्यूल का, कि एक शेड्यूल बनाया गया है कि इतने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, शेड्यूल। तो आज के लिए इतना ही, 20 एक्सपेक्टेड MCQs। नेक्स्ट फिर बिजनेस मैनेजमेंट के ही MCQs लेकर आऊँगी मैं 20। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे और भी वीडियोस आएंगी। PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लर्न विथ मुस्कान। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए,
टेलीग्राम चैनल पे डेली क्विजेज होते हैं, तो उनका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं, प्लस स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।